राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो इसके बाद जो मैं आपको वीडियो डालूंगा वो 2024 के MCQs की PYQs की डालूंगा, जो कि 2024 के एग्ज़ाम में आए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ नेट के लिए खासकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और पहले को प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो दोस्तों ये है, चलिए। किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रम में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकृति से संबंधित है? तो ए है आपका मूल्यांकन अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और है दोस्तों व्यवहारगत अनुसंधान। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी होगा क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए, क्रियात्मक शोध विधि का लक्ष्य परिणामों का तत्कालिक प्रयोग ये और क्रियात्मक शोध का लक्ष्य किसी परिस्थिति विशेष में महसूस की जा रही समस्याओं का समाधान तार्किक आधार पर खोजना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? विमर्श, प्रेक्षण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन और योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श, योजना निर्माण, विमर्श, प्रेक्षण, क्रियान्वयन और क्रियान्वयन, प्रेक्षण, योजना निर्माण, विमर्श। तो जो होता है वो होता है सबसे पहले योजना निर्माण, फिर क्रियान्वयन, प्रेक्षण, फिर विमर्श। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श, तो ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? समस्या स्थापन, विश्लेषण, शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, प्रदत्त एकत्रीकरण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। शोध अभिकल्प का विकास, परिकल्पना निर्माण, समस्या स्थापन, प्रदत्त विश्लेषण, निष्कर्ष निरूपण, प्रदत्त एकत्रीकरण। ठीक है, चलिए सी की ओर चलते हैं। सी है समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। और डी है समस्या स्थापन, प्रतिदर्श तथा प्रदत्त एकत्रीकरण उपकरणों के बारे में निर्णय करना, परिकल्पना निर्माण, शोध साक्ष्य का संकलन एवं निर्वचन। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं अनुसंधान विधियां, समुच्चय 1, समुच्चय 2। तो हमें दोनों की मैचिंग करनी है और जो मिलान है दोस्तों, सुमेलन, वो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सुमेलन के बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और आपके जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं असर्शन और रीजन। ठीक है, अभिकरण और कारण के, तो उनको पढ़िएगा। कथन 1, कथन 2 के बहुत प्रश्न बनते हैं तो उनको ज़्यादा विशेष से पढ़ना है। कंप्यूटर के जो आपके 5 प्रश्न हैं उनको बड़ा विशेष ध्यान से पढ़ना है। चलिए, प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि और इतिवृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि। ठीक है, और ये आपको सामने मिलाना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। चलिए यहाँ देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि मानकीकृत परीक्षाएं, कार्योत्तर विधि विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं, विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि प्रश्नावली और इतिवृत्तात्मक ऐतिहासिक विधि प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना। ठीक है, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? समस्या स्थापन तथा इसकी परिभाषा के चरण में, शोध के समग्र के निर्धारण के चरण में,
प्रदर्श संकलन तथा विवेचन के चरण में, निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर होगा और सी आपका होगा प्रदर्श संकलन तथा विवेचन के चरण में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र, शोधकर्ताओं का सम्मेलन, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियाँ, डी संवादपरक प्रस्तुतियाँ। तो ए जो है डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र। भारतवर्ष के अधिकांश विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में डीएससी, डीलिट तथा पीएचडी, डीफिल की उपयोगिता हेतु प्रस्तुत अनुसंधान प्रतिवेदनों को प्राय अनुसंधान प्रबंध या डॉक्टरेट शोध पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रश्न संख्या 7 से 12 तक के उत्तर दीजिए। अंतिम महायुद्ध जिसने आधुनिक विश्व की आधारशिला को लगभग विकम्पित कर दिया, भारतीय साहित्य पर स्वल्प प्रभाव ही डाल सका है। यह हिंसा के विरुद्ध आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवृत्ति तथा पश्चिम दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों के बारे में मोहभंग की स्थिति को प्रखरता से अभिव्यक्त देने में सिमटा रहा। जब गद्यांश पढ़ें तो गद्यांश पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, इनके प्रश्नों पे 1 या 2 प्रश्न को ज़रूर देखना है, क्योंकि इनके जो उत्तर हैं वो हम जब पढ़ेंगे तो गद्यांश पढ़ते में ही वो उत्तर हमें मिल जाते हैं। और यहाँ ये प्रश्न पहले से ही मैं पढ़ चुका हूँ, आपको ये पूरा मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। आप गद्यांश को ज़रूर पढ़ा करें जब भी गद्यांश आपको मिले। पिछले महायुद्ध का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसने हिंसा के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ा दिया था। इसने साहित्य की नींव को हिला दिया था। इसने पश्चिमी दुनिया को प्रबल समर्थन दिया। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। इसने हिंसा के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ा दिया था। अपने अंतिम महाग्रंथ टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की? सुभाष चंद्र बोस को समर्थन दिया था। पश्चिम दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों की पोल खोली। इंग्लैंड के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। देशों की मुक्ति को प्रोत्साहन प्रदान किया। तो बी है पश्चिमी दुनिया की मानवीय विज्ञप्तियों की पोल खोली। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है, ठीक है। महायुद्ध के समय भारतीय बुद्धिजीवियों की क्या सोच थी? वे रूसी लोगों के कष्ट में के प्रति उदासीन थे। वे जापानी सैन्य शक्तिवाद के पक्ष में थे। उनकी अनिश्चित निष्ठावानता में सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया। डी उन्होंने इंग्लैंड के दृढ़ साहस के प्रति सहानुभूति जताई। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है और डी आपका हो जाएगा उन्होंने इंग्लैंड के दृढ़ साहस के प्रति सहानुभूति जताई। भारतीय साहित्य में सृजनात्मक ऊर्जा को सन्निहित करने वाले कारक की पहचान कीजिए। ए अपनी ही धरती का सैन्य आधिपत्य, बी उपनिवेशक आधिपत्य का प्रतिरोध, सी विभाजन फलस्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा और डी मित्र राष्ट्रों की विजय। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी हो जाएगा विभाजन फलस्वरूप अनुभूत तीव्र यंत्रणा। कश्मीर तथा बांग्लादेश की तहरीर के जनित प्रभाव क्या थे? दूसरे देशों का शंका भाव, प्रतिद्वंद्विता की निरंतरता, युद्ध का खतरा, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। तो डी है वो आपका सही उत्तर है। डी है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का कथ्य संदेश क्या है? आपदाएं अवश्य भावी होती हैं। संक्षोभ श्रृंखलाओं से महान साहित्य का अभ्युदय होता है। सी है भारतीय साहित्य का कोई विशिष्ट परिदृश्य नहीं है और डी है युद्ध और स्वतंत्रता से साहित्य का कोई लेना देना नहीं है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है तटस्थता, प्रभुत्व, उदासीनता और बोध। तो क्या माना जाता है? आपका डी सही है। डी है बोध।
जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं अनियत संदेशों में, मौखिक संदेशों में, अमौखिक संदेशों में और उग्र संदेशों में। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है अमौखिक संदेशों में। ठीक है, तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है अमौखिक संदेशों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? गतिरहित, शांतरित, तथ्यात्मक और खंडात्मक। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है आपका तथ्यात्मक। तो यहाँ दोस्तों आपके 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।